नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था यूपीपीसीएस का जो क्वेश्चन था, जीएस का जो पूरा क्वेश्चन जीके जीएस का था, वो हमने शुरू किया था और डिस्कशन हमने देखा था उसमें। सवाल, बहुत सारा सवाल देखा था, उससे रिलेटेड जितने भी सारे जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस को हमने अच्छे से पढ़ा, उसको डिस्कस किया, कौन कौन से ऑप्शंस मतलब किस तरह से बन सकते हैं, कौन कौन सा एग्ज़ाम में, जैसे वन वन डे का एग्ज़ाम हो रहा है, किसी तरह का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो आज के समय में आप जानते हैं कि बिहार में बहुत सारा फॉर्म भी आपका फिलअप हुआ है, आप उस तरह का एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसका बहुत सारा चांस है कि पूछा है, क्योंकि ये सवाल भी आपको किसी बाहरी दुनिया कोई अलग सिलेबस से नहीं पूछा गया। वही सिलेबस जो जीके जीएस का एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है, जो हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, ये सारा जो सिलेबस है, जो करंट अफेयर्स होता है, वही सारा सिलेबस में सिंपल सिंपल सवाल पूछा गया। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस का भी सवाल नहीं जो आप उसको हल नहीं कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से। थोड़ा सा उसको तेज़ी से लेंगे, क्योंकि हमने देखा था 20 क्वेश्चन ही हमने 40-45 मिनट लग गया था उसमें करने में, लेकिन हमने अच्छे से समझा था। हम ज़्यादा यहाँ पर फोकस करते समझ में, क्योंकि आपको यूट्यूब पर 1.5 घंटा में 150 क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा। जो वीडियो से बहुत सारा वीडियो आपको, बहुत सारे कोचिंग का, इंस्टीट्यूट्स का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा जो मेन फोकस है, मेन जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य यहाँ पर है कि आपको चीज़ें समझ में आए, आपको पता चले। एक एक पॉइंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गौर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो, कंसेप्ट आपका जो कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपका सवाल भी बनेगा और आप उस चीज़ को, सवाल को हल भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। हमारा 21 नंबर का जो हमारा पूरा जो क्वेश्चन है, 21 नंबर का जो क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन देखते हैं, बहुत सारा सवाल है। असर्शन रीजन में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है, तभी जाकर आप सवाल को सही कर सकते हैं। तो बताया गया है कि जो हिमालयन का जो माउंटेन है दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वहाँ पर मिलता है। डिफरेंट टाइप्स वेजिटेशन में क्या हो गया कि बहुत सारे वनस्पतियाँ में क्या बहुत सारे, जैसे कि आपको बहुत सारे पेड़ का जो बहुत सारे आपको जो पेड़ पौधे हैं, मतलब लकड़ी का भी पौधा अलग से मिल रहा है, कोई मतलब फल, बहुत सारे फल का जो मतलब पूरा वृक्ष आपको मिल रहा है, बहुत सारे फूल फल, ये सब सारे चीज़, बहुत सारे जानवर भी आपको विभिन्न तरह के मिलेंगे। तो फ्लोरा और फौना जिसको आप बोलते हैं, वनस्पति या वो सब वेजिटेशन, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे का जो कारण है, यहाँ पर हमने क्या किया था, आपको बिकॉज लगा देना है। तो सवाल को कनेक्ट करना है, इसको असर्शन रीजन को क्या करना है, करेक्ट करना है। बिकॉज इन द हिमालयस देयर आर वेरिएशंस इन क्लाइमेट विथ चेंज इन एल्टीट्यूड। तो क्या होता है दोस्तों, कहीं पर का जो वनस्पतियाँ होती है, कहीं पर जैसे आप देख सकते हैं, आप इंडिया में एवोकाडो नहीं उगा सकते हैं। आप इंडिया में, जैसे आप बिहार में चाहे हम सेब उगा ले, तो वो चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, सेब एक ठंडे प्रदेश में उगता है। जैसे आप कश्मीर में सेब उगा सकते हैं, हिमाचल में से आप खाते में हिमाचल का सेब है, कश्मीर का सेब है। आप सोचिएगा कि हम चेन्नई में सेब उगा ले, हम बिहार में सेब उगा ले, वो चीज़ होता है। तो जो वनस्पति है, किस तरह का पेड़ पौधा है, आप जैसे धान का खेती कर रहे हैं, गेहूँ का खेती कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप धान का खेती जाए कोई से ठंडा प्रदेश में आप कर लीजिएगा चावल का खेती, वो चीज़ नहीं होगा। तो जो गर्म प्रदेश है, जो ठंडा प्रदेश है, वहाँ आप गेहूं का खेती कर सकते हैं। तो किस पर ये मतलब कि निर्भर कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ये क्लाइमेट पर डिपेंड कर रहा है, वहाँ के जलवायु पर क्या कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, हिमालय पर आप जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे बढ़ेंगे, ऊंचा मतलब कि जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो परिवर्तन होता है, वो जलवायु में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठंडा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो जो हिमालय में सबसे ऊंचे पर जो स्थित है, जो भी राज्य है, तो वहाँ पर आपको ठंडा प्रदेश पूरा देखने को मिलेगा। लोग उसको हिल स्टेशन, बहुत तरह से लोग घूमने भी जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं अपने छुट्टियों को। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें जो रीजन दिया गया वो सही है, क्या है उसमें, दोनों सही है। तो क्या है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन को ही पढ़ना है, अच्छे से तब मारना है, हड़बड़ी में ये नहीं कि पहला ऑप्शन मार दिए, नोट पढ़वे नहीं किया, खत्म किए कहानी, वो नहीं करना आपको। फिर अगला देखिए, 22वां नंबर क्या है हमारा, 22 जो नंबर है 22 में, तो रिफरेंस टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैरिंग कैपेसिटी दोस्तों होता है क्या, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कि हमारे जो सराउंडिंग, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा पूरी तरीके से जो इकोलॉजी एनवायरमेंट है, उसका एक मतलब कि एक रेसिस्टेंस लेवल होता है, कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिए सिस्टम को और वो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है वो अपने आप को रीस्टोर कर दे, ये चीज़ नहीं होता। आप जैसे कोई फसल, जैसे आप फसल उगा रहे हैं, किस तरह का पेड़ पौधा है, आप इतना ज़्यादा उसको क्या कर दिए, उखाड़ दिए, पेड़ को उखाड़ दिए, या फल पूरा मतलब कि खेत को क्लियर कर दिए, तो उसका कैपेसिटी होना चाहिए, वो 1 साल में 2 साल में फिर से वहाँ पर फसल होगा। आप ये कर रहे हैं कि पूरे खेतों को उखाड़ते जा रहे हैं, वो सिस्टम आप कोयला, जैसे कोयला का आप एग्जाम्पल लीजिए, कोयला आप क्या करें, कोई माइनिंग कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोयला बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है। अब इतना ज़्यादा उसको एक्सट्रैक्ट कर दिए कि वो फॉर्मेशन होने में आपका इतना समय ले लेगा कि आप मतलब उस कोयला को फिर दोबारा वहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। तो एक कैरिंग कैपेसिटी होता है, कोई भी मतलब कोई भी पेड़ पौधा को आप काट रहे हैं, कोई भी जंगल को काट रहे हैं, तो उसका एक कैरिंग कैपेसिटी होता है कि मतलब को कितना दिन में वो फिर से
अपना जो संरचना है या अपना बोलते हैं रिस्टोरेशन आपको वो कंप्लीट कर कर लेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो पर्यावरण की जो वहन क्षमता है इसके बारे में बताया गया कौन सा कथन आपका सही है। द रेट ऑफ जो एक्सट्रैक्शन होता है वो आपको रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। तो ये जो रिसोर्स जनरेशन है और एक्सट्रैक्शन है, इसका एक्सट्रैक्शन मतलब क्या हो रहा है, आप जो वहाँ से संसाधन जो निकर्षण आप जो निकाल रहे हैं वो आपका ज़्यादा अगर हो गया रिसोर्स जनरेशन से, तो आपको कैरिंग कैपेसिटी, इसका ये उल्टा डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया है कि आपका रिसोर्स जो जनरेशन है उसका रेट ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर आपका एक सस्टेनेबल जो इन्वायरमेंट है वो आपका रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर जनरेशन ऑफ वेस्ट की बात करें, वो शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये चीज सही है कि आप जो किसी तरह का वेस्ट जनरेट करते हैं, किसी तरह का अगर बोल सकते हैं कि जो अपशिष्ट या पर्यावरण का जो अवशेषण आप करते हैं, तो वो आपको क्या होना चाहिए कि जो पॉल्यूशन भी करते हैं तो पर्यावरण में उतना ज़्यादा भी होना चाहिए कि CO2 को जो भी आप मतलब रिलीज करते हैं, जो भी कार्बन जो रिलीज करते हैं, तो वो कार्बन को सोखने का उतना क्षमता होना चाहिए हमारे सिस्टम में, हमारे एनवायरमेंट में, तभी जाकर क्या होगा कि आपको कैपेसिटी जनरेशन उसको हम बोलेंगे। तो ये जो देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन है ये क्या है, गलत है, इसमें डिफिनीशन को यहाँ पर उलट कर दिया, उल्टा कर दिया। ये दूसरा हमारा सही है, तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, इसमें थोड़ा समझना है कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। ये एक थोड़ा सा बोल सकते हैं एक नया टर्म था जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको करंट अफेयर्स में आते रहता है इस तरह का जो यहाँ पर सवाल देखेंगे। फिर अगला हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कौन सा मैच यहाँ पर सही नहीं है। तो इसमें ट्राइब के बारे में, जो जनजाति के बारे में दिया गया, और उन जनजातियों का आवास जो क्षेत्र है, जो हैबिटेट है, उसके बारे में बताया गया। सबसे पहला क्या हमारा यहाँ पर बुशमैन, जो बुशमैन जो जनजाति है दोस्तों, ये कलहारी डेजर्ट, ये कहाँ पर, कलहारी डेजर्ट में आपको वहाँ पर इसका आवास क्षेत्र है। या एस्किमो की बात करें तो एस्किमो आपको नॉर्दर्न कनाडा में है। पिग्मी की बात करें तो कॉन्गो बेसिन में है। मसाई की बात करें तो वेस्ट अफ्रीका में। तो ये चार जो ट्राइब है ये थोड़ा सा आपके लिए बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं टफ क्वेश्चन के लेवल में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ट्राइब आप इंडिया का ट्राइब तक तो सही है, चलिए आप जानते हैं कि कौन कौन से इंडिया में खोन ट्राइब है, संथाल ट्राइब है, पवना ट्राइब है, जो अपना रिवोल्ट पढ़ा तो आपको पता होता है। लेकिन ये सब जो सारे ट्राइब है, जो विदेश के जो ट्राइब है, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपके क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग आपको ध्यान रखना, इस चीज़ को आपको याद कर लेना। बहुत सारा जो ट्राइब है, ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत सारा सब क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होता है दोस्तों, स्किप करना भी होता है। आ रहा तो सही है, नहीं आ रहा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप समय नहीं दीजिए, मेरा यही मानना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। अगला सवाल आप बना के क्या होता है, इस समय दे दिए, अगला सवाल आपका छूट सकता है, क्योंकि 150 सवाल है, 2 घंटा का समय दिया जा रहा है आपको। तो ये सब हमारा जो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी बताएगा, ओनली 4। तो जो हमारे सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो ओनली 4 की बात करें यहाँ पर, तो मसाई जो हमारा क्या है, ये आपको सही मैच यहाँ पर नहीं किया था। भूषण कलहाई डेजर्ट में, एस्किनो आपको नॉर्दर्न कनाडा है, मसाई वेस्ट अफ्रीका में आपको नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। मसाई क्या हमारा ईस्ट अफ्रीका में, जिसको हम यहाँ पर केनिया में बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, ईस्ट अफ्रीका में है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े, 24 नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा राजनीति जो हमारा बोल सकते हैं पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। तो कौन सा फ्लोइंग पार्ट्स आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और से सब्जेक्ट से मैच नहीं था। नॉट देखिए, नॉट सवाल देख रहे हैं, नॉट बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया। ये अब नया तरह का एक पैटर्न बहुत सारे एग्जाम्स में लाया जा रहा है कि इसमें नॉट का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। जैसे आप वनडे का भी एग्जाम दीजिएगा तो नॉट क्वेश्चन पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत स्पीड में अगर बना रहे तो आपको नॉट आप नहीं पढ़िएगा, क्योंकि ये मतलब एक बोल सकते हैं ह्यूमन का नेचर होता है कि मतलब उतना ज्यादा मतलब नोट को आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आपने प्रैक्टिस ही नहीं उस तरह से किया। तो नोट का अगर देखें तो नॉट करेक्टली मैच। तो पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटी, सभी लोग जानते हैं ये मैच है। पार्ट 6 स्टेट्स, ये भी आपको यहाँ पर पार्ट 6 क्या है, आपको स्टेट में यही मैच है। पार्ट 11 देख ले, पार्ट 11 ये म्यूनिसपैलिटी, म्यूनिसपैलिटी आपको पार्ट 11 में नहीं दोस्तों, म्यूनिसपैलिटी आपको पार्ट 9A में है। किसमें है, पार्ट 9A में है। पार्ट हमारा 9 है। अगर हम बात करें, जो हम भाग की बात करते हैं, 25 भाग है, सभी लोग जानते हैं। पार्ट 9 है जिसमें हमको लोग पंचायत की बात करते हैं। पार्ट अगर हम बात करें यहाँ पर ओनली 3 है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पता चल ही गया होगा। फिर अगर हम बात करें तो पार्ट जो हमारा 9 है वो पंचायत की बात करते हैं। पार्ट 9A में हम किसकी बात करते हैं, म्यूनिसपैलिटी की बात करते हैं। पार्ट 9B में हम किसकी बात करते हैं, वहाँ पर कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं। तो ये 243 जो हमारा अनुच्छेद है, 243 OP से 243 ZG तक आता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 243P से 243 ZG तक आता है, जो 1992 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक जो संशोधन था उसमें यह किया गया था 1992 में, जो हमने पढ़ा भी था। हमने पंचायत म्यूनिसपैलिटी के बारे में अच्छे से पढ़ा पॉलिटी में, उस सेक्शन को जाकर आप देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लेक्चर था। तो चलिए अगला देखते हैं हमारा
कौन सा रिवोल्ट यहाँ पर अरेंज कीजिए उसको, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक काल क्रमानुसार में आपको यहाँ पर क्या करना, क्रम व्यवस्थित करना है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पवना रिवोल्ट, अगर हम पवना रिवोल्ट की बात करें तो सबका अलग अलग यहाँ पर डेट होता है दोस्तों। तो जैसे सन्यासी रिवोल्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले सन्यासी रिवोल्ट 1763 से 1800 यहाँ पर 1800 तक हुआ था सन्यासी रिवोल्ट। 1763 से ये मतलब बंगाल बिहार के रीजन में हुआ था, 1800 तक हुआ था ये। फिर अगर देखें यहाँ पर एडी की मैं बात कर रहा हूँ, ये एडी में है। फिर कुका की अगर बात करें दोस्तों, कुका रिवोल्ट ये कहाँ हुआ था दोस्तों, ये पंजाब के रीजन में हुआ था कुका रिवोल्ट, आपको याद रखना है। तो कुका रिवोल्ट हुआ था 1840 में, सिख का एक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट था जो आगे जाकर क्योंकि एक रिलीजियस मूवमेंट था जिससे आगे जाकर पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। इसके जितने भी आपको जो लीडर हैं वो भी याद रखना, अगर हम सारे चीज़ पर चर्चा करने लगे तो फिर बहुत सारा टाइम भी चला जाएगा। तो मैंने ये चीज़ पढ़ाया है, इसलिए स्पेशल वीडियो लिया है ट्राइबल मूवमेंट्स का, सोशल रिलीजियस मूवमेंट का। उस चीज़ को आप देखिए, बहुत मैंने मेहनत भी किया आप लोग के, मतलब जो एग्जाम में पूछा था उस तरह से क्वेश्चन को लाकर मैंने दिया, उस तरह के फैक्ट्स को लाकर दिया। आप अगर नहीं देख रहे हैं तो अपना खुद घाटा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो उपयोगिता होना चाहिए, आप उपयोग कीजिए, मतलब कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं वो गलत होगा। उस चीज़ को आप देखिए, उस चीज़ को एनालाइज कीजिए, तभी आपको उसका इंपॉर्टेंस, उसका जो महत्व आपको पता चलेगा। तो इंडिगो रिवोल्ट की बात करें तो 1859 से 1860 में, 1859 से 1860 के बीच में हुआ था ये। फिर अगर कुका रिवोल्ट की बात करें दोस्तों, कुका रिवोल्ट हुआ था 1840 से 1872 के बीच में, 1840 से 1872 के बीच में। फिर अगर पवना रिवोल्ट की बात करें, ये भी बोल सकते हैं बंगाल के रीजन में हुआ था, आपको बंगाल में जमींदार के अगेंस्ट ये रिवोल्ट था, 1873 से 1876 में हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से अगर ये आपको मिल गया तो आप सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर सकते। सबसे पहला कौन हुआ था हमारे यहाँ पर, सन्यासी, जो सन्यासी चौथा नंबर। तो ये ऑप्शन देखते हैं, इसमें दो ऑप्शन आपको हरदम 50-50 पर आने का आपको चांस रहेगा। तो 50-50 पर आप पहुंच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप उस सवाल को हल कर सकते हो, सवाल को सही बना सकते हैं। तो 4-3-2-1 है, 4-2-3-1 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 में आपको क्या करना है, कन्फ्यूज होना है, यहाँ पर कन्फ्यूज आपको यहाँ पर किया गया है। तो इसमें जो यहाँ पर बताया गया, जो हमारा जो आंसर है इसमें कौन सा है, इसमें जो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए है, 4-3-2-1। तो 4 देख सकते हो, उसका 3 है, फिर यहाँ पर 2 है 1850 से, फिर 1870 पवना रिवोल्ट है। तो ये रिवोल्ट आपको पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, एक लेंदी वीडियो भी हमने लिया था और स्पेशल वीडियो लिया था, उसको आप पढ़ेंगे वहीं से सवाल पूछा है। फिर हमने मैसूर वाड़ी पूरा पढ़ाया, हम ये पूरा जो कोर्स है दोस्तों ये पूरा फ्री दिया गया। जो हिस्ट्री का हमने कोर्स लिया है उसको इतना अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है, पढ़ाया है, और इस पर हमने ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जाता है, वन लाइनर फॉर्म में ही पढ़ाया है, बहुत डिटेल फॉर्म में ही पढ़ाया है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में आपको पूछा गया, जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध था उसमें पूछा गया, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो काल क्रमानुसार उसमें आपको सजाना है। तो फर्स्ट एंग्लो जो हमारा मैसूर वार हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना 1839 से 1842 के बीच में हुआ था, 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। फिर हमारा जो सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, जिसको द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता है, इसके पीछे का आपको रीजन पता होना चाहिए। इसके पीछे का जो ट्रीटी, जो संधि हुआ था इस लड़ाई के बाद, वो संधि आपको याद होना चाहिए। तो सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था, ये 1749 से 1754 में हुआ था। फिर अगर फर्स्ट एंग्लो सिख वार की बात करें, जो हमारा सिख वार हुआ था, एंग्लो सिख वार, आप जानते हैं उसमें कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था, सिख और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। तो 1845 से 1846 में हुआ था। तो ये डेट आपको अगर पता होगा दोस्तों तभी जाके ये सवाल आप बना सकते हैं, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल जो सवाल है ये बहुत सारे एग्जाम में आप पूछा जा रहा है, कोई भी वनडे का एग्जाम हो या किसी तरह का एग्जाम हो आपको ये पूछा जा रहा है। फिर फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था, आप जानते हैं अफगान वार हुआ था, ये ब्रिटिश का जो इन्वेजन था अफगानिस्तान को, क्योंकि बफर स्टेट के रूप में उसे क्रिएट करना चाहती थी। तो ये 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। अफगान के साथ ये वार हुआ था, जिसमें अफगान को मतलब ब्रिटिश ने क्या किया, फिर कब्जा कर लिया वहां पर, मतलब एक बफर स्टेट के रूप में मतलब उसको रखा, जिसमें रसिया से जो इन्वेजन होना था, रसिया से जो अटैक होना था, उसको यहाँ पर आपको बचा लिया गया था। तो ये 1839 1749, तो कौन हमारा सबसे पहला 2 होगा। तो 2 में आपको दो 50-50 आप आ गए यहाँ पर। अब दोनों में ऑप्शन में ये तो आपको गलती हो गया, 2-1-4-3-2-1, तो 2-1 में आपको देखना नहीं है, 2 आपका 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या यहाँ पर 3 हो गया, 2-1-3-4। तो देख सकते हैं हम 2-1-4-3 है, ये 2-1-4-3 है, 2-1-4-3, क्योंकि लास्ट ऑप्शन हमारा 1839 1845 है। तो इस तरह का सवाल जो होता है दोस्तों, ये आपको क्रोनोलॉजिकल डेट याद नहीं रहेगा, फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, जहां पर जो इंपॉर्टेंस है, जो बताने की जरूरत है, जो एक्सप्लेनेशन है, वहां पर मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। जैसे ये गोबी डेजर्ट के बारे में पूछा गया, तो ये जो सवाल है दोस्तों, ये आपको जो भूगोल का बोल सकते हैं, विश्व का भूगोल है, जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो से पूछा गोबी डेजर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे करंट अफेयर्स में गोबी डेजर्ट चर्चा में रहता है। तो ये गोबी डेजर्ट पूछा जा रहा है, ये कौन कौन से देश में आपको ये पूरा फैला, इसका जो बाउंड्री जो एरिया है वो कौन कौन से देश में आपको फैला हुआ। तो गोबी डेजर्ट की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो अगर बात करें तो ये मंगोलिया और चाइना, ये दो जो ऐसे कंट्री है जहां पर ये पूरा गोबी डेजर्ट का पूरा फैलाव है, पूरा स्प्रेड है।
तो ये चीज ध्यान रखना। तो 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। गोबी डेजर्ट, मंगोलिया और हमारा चाइना। गोबी डेजर्ट ये कोल्ड डेजर्ट है, मतलब कोई भी डेजर्ट होता है, जैसे आपने अभी तक सुना होगा मरुस्थल, जो मतलब उसको आपको लगता है वो गर्म होगा, वहां पर पूरा बालू होगा। नहीं दोस्तों, ये गोबी डेजर्ट पूरा बर्फ से ही ढका रहता है, मतलब सालों भर पूरे बर्फ से ढका, कोई तरह का वनस्पति, कोई तरह का जीव जंतु ज्यादा यहाँ पर लोगों का रहना भी नहीं होता है। तो ये गोबी डेजर्ट क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, समझ रहे हैं ना, ये कोल्ड आपको डेजर्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना गोबी मरुस्थल के बारे में। फिर अगला देखें हमारा इसमें जो ऑप्शन, जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो आप जानते हैं बायोगैस के बारे में पढ़ा होगा, एक मतलब बोल सकते हैं कि अवेयरनेस से रिलेटेड है बायोगैस के बारे में, जो आज के समय में यूज होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है दोस्तों। इसमें बोला जाता है कि जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेजर जो गैस के इसमें जो कौन से प्रमुख घटक है, मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा मीथेन आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें, मीथेन आ जाता है। मीथेन के बाद हमारा कौन सा इसमें आता है बायोगैस में, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मीथेन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कि 45-40% के लगभग। मीथेन आपको 50 से 70% के लगभग होता है। अब बात करेंगे 50 से, यहाँ पर 50% से 70% के लगभग होता है, और ये आपका 25 से 30% के लगभग आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन इसलिए इसमें बहुत, इसको नेचुरल गैस या बोल सकते हैं, इसको क्लीन एनर्जी बोला जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, धुआं बहुत कम इससे निकलता है, इसलिए इसको यहाँ पे एक तरह से ये काउ डंग, जो गोबर की मदद से या एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसकी मदद से इस चीज को यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला और सही होगा और तीसरा सही होगा। तो पहला तीसरा जो दिया गया वो सही होगा। देख रहे हैं कितना सिंपल सवाल, कितना आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को गलत करते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आपको झेलनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये कट ऑफ भी इसका थोड़ा सा हाई होता है। फिर अगला हमारा आदि कर्मयोगी बेटा वर्जन, बीटा वर्जन जो योजना है दोस्तों, आदि कर्मयोगी, ये क्या है, आदि कर्मयोगी जो बीटा वर्जन है, ये रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जो कि लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा, जून 2025 में। तो पूछा जा रहा कौन मिनिस्ट्री के द्वारा, ये सिंपल सवाल है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया भी था, करंट अफेयर्स में इस तरह का सवाल रहते भी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो जो आदि जो दोस्तों यूनिवर्सिटी ये चीज बताया गया है, ये मतलब कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, यहाँ आदि से आप कर्मयोगी से मतलब समझ लेगा कि सोशल जस्टिस इंपावरमेंट का एक मिनिस्ट्री के द्वारा किया, नहीं, ये आदि दोस्तों ये आपको जनजाति को बताया गया, आदिवासी को बताया गया आदि, ये आदिवासी से रिलेटेड है। तो इस टर्म को अगर याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ये, इसको मैंने इसी तरह से इसको याद भी किया था, ये ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस पूरे जो सिस्टम है या पूरा जो ये इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया है। फिर अगला देखें, फिर आपको कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो काल क्रमानुसार क्रम में आपको सजाना है यहाँ पर। तो क्या था, जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने बात किया था, अमीर खुसरो के बारे में, जो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे। जो खिलजी था उस समय, तो खिलजी ने सबसे पहले जो बोल सकते हैं कि विजय प्राप्त किया था, या बोल सकते हैं किस चीज को, कहाँ पर उसने सबसे पहले कंट्रोल किया था, एनेक्स किया था सिस्टम, जो मतलब स्टेट था उस समय का, रणथंबोर था, जैसलमेर, वारंगल और चित्तौड़। तो आप जानते हैं चित्तौड़ की अगर बात करें दोस्तों, तो चित्तौड़ में जहाँ पर हमने बात किया चित्तौड़ के बारे में, तो आप इस पर मूवी बना है, अलाउद्दीन खिलजी पर एक मूवी बना चित्तौड़ में, चित्तौड़ पर मूवी बना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो सबसे पहले जो बोल रहे हैं कि जैसलमेर को, तो आपको याद रखना जैसलमेर को 1294 में, 1200 किस में 94 के सी, जो मतलब सी की बात करें, एडी की बात करते हैं, उसमें इसको क्या किया गया था, कब्जा किया गया था। फिर रणथंबोर को देखे तो 1301 में किया गया था, 1301 सी में किया गया था। वारंगल की बात करें तो वारंगल में आपको कब किया गया था, जो हमारा वारंगल है 1309 में किया गया था, ये 1309 में किया गया था। अब प्लस हम चित्तौड़ की यहाँ पर बात करें तो चित्तौड़ को आपको कब किया गया था, 1303 में किया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं 1301, 1303, तो हमारा क्या है, पहला चौथा, पहला चौथा आपको कहाँ दिया गया, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो बताया गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको सजाना है। तो 1301 तो सबसे पहले 1294 आपको देखना, तो दूसरा आप देखना, तो दूसरा ये दोनों आपको इसमें तो ऑप्शन में 21 आपको दे दिया पहले ही, 2143 होगा, 2143, तो ये बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इस तरह का सवाल आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब इस तरह के सवाल को यहाँ पर गलत नहीं कर सकते हैं। फिर अगला क्या है हमारा, विथ रेफरेंस टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्थ इंडिया, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो बनाया गया है, जो आपको जल विद्युत के जो संदर्भ में बात किया गया, तो मतलब कि ये भी आपको बोल सकते हैं अवेयरनेस से रिलेटेड आपको सवाल है, जो कि करंट अफेयर्स बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ बताया गया देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन हिमालयन रीजन। तो जानते हैं कि जो हिमालयन रीजन है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या होता है, वो टरबाइन को घुमाना होता है। तो पानी का जितना स्पीड होता है तभी जाके आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आपको वहाँ पर सक्सेसफुल होता है, काम करता है। तो जो हिमालयन जो स्टेट होते हैं वहाँ पर आपको हाइड्रो, इसलिए आप देखेंगे जो हमारे जो गवर्नमेंट है आज के समय में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोग्राम वो कहाँ बना रहे हैं, जो हिमालयन स्टेट है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की देख ले, उत्तराखंड की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की, वहाँ देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ मतलब कि जो स्पीड होता है, क्योंकि यहाँ हिमालय से जो मतलब कि जो आइस ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर जो गलता है वहाँ से जो मेल्ट होता है, तो उससे जो पानी निकलती है वो बहुत धारा बहुत तेज होता है वहाँ से, तो वो टरबाइन को घुमाती है, किसमें एनर्जी का यूज होता है ना, टरबाइन घुमा, जनरेटर चालू हुआ, बिजली आपको प्रोडक्शन हो गया। तो यही मतलब सिंपल कंसेप्ट होता है। तो देयर ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द हिमालयन रीजन, ये सही है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज द हिमालयन सिचुएटेड देयर नॉर्थ लाइज इन द बाउंड्री ऑफ, नहीं, हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है बिहार में और नेपाल में। अगर ऐसा रहता तो नेपाल भूटान में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करते। गवर्नमेंट, हमारे जो देश का गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार, जो भारत सरकार है, वो बहुत सारा फंडिंग कर रही है नेपाल में और भूटान में, जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को आपको बनाया जा रहा है और वहाँ से बिजली हम लोग खरीद रहे हैं। उनको भी फायदा हो रहा है, हमें भी फायदा हो रहा है, बहुत सारा उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, पहला सही है। तो इसका क्या होगा, कौन सा पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये भी आपको स्टेटमेंट भी अच्छे से पढ़ना, जो क्वेश्चन दिया उसको ही पढ़ना। तो करेक्ट आपको कौन सा हो जाएगा इसमें, ये पहला हमारा क्या है, मतलब ये हमारा पहला इसमें सही है। अगला देखें दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर द पार्ट ऑफ देवी पाटन डिवीजन। तो देवी पाटन डिवीजन है, इसको आप यूपी बोल सकते हैं, यूपी से रिलेटेड है। तो ये हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर पता है तो इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं। ये भी एक सिंपल सवाल है। देवी पाटन आपको डिवीजन है, जैसे हमारे मगध डिवीजन होता है, बोल सकते हैं कि जो आपका दरभंगा डिवीजन होता है, बहुत सारे हमारे भी 9 डिवीजन है ना, तो वैसे तरह के यहाँ पे एक डिवीजन देवी पाटन से बहुत सारे स्टेट को यहाँ पर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा इसमें ऑप्शन है। इसमें करेक्ट आंसर आपको सी दिया गया, 2 और 3। तो ये बहराइच और बलरामपुर, ये 2 डिवीजन आपको यहाँ पर देवी पाटन के, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यूपी पीसीएस में देखेंगे तो यूपी से आपको 4-5 सवाल से ज़्यादा आता नहीं है, तो उतना चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपने जीएस पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से, तो अगर जीके आपने अच्छे से, करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो आपको इतना ज़्यादा चिंता नहीं करना है कि हमको यूपी का रिलेटेड स्पेसिफिक भी प्रोग्राम पढ़ना है या उतना ज़्यादा उस पर फोकस करना। नहीं, आप 4-5 छोड़ भी देते हैं तो फिर कोई तरह का, लेकिन हाँ, आप 4-5 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आपको इधर मजबूत करना पड़ेगा अपना आपको। जो आपका जीएस का पोर्सन है, जीके करंट अफेयर्स, उसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। फिर अगला हम देखें यहाँ पर जो बताया गया आपको कि जो फॉर्मेशन जो हुआ था हमारा, जो स्टेट का, किसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों, स्टेट का। तो आप जानते हैं कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 में, उसमें बहुत सारे स्टेट को फॉर्मेशन किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर। आप जानते हैं एस के आधार कमीशन हो गया। फिर अगर उसके बाद देखें तो जेपी कमिटी था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटावी सीतारामैया। प्लस अगर देखें तो हमारा उसके बाद कौन सा, फजल अली कमीशन बना था, जो देखिए इसी से रिलेटेड आगे हम देखेंगे क्वेश्चन था फजल अली कमीशन। उसमें एच.एम. कुंजरू हो गए, के.एम. पानीकर हो गए, फजल अली, ये 3 मेंबर का एक कमेटी बना था, जिसने रिकमेंड किया कि हाँ, लैंग्वेज के बेस से आप बना सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट आपका होना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर ऐसे करेंगे तो मतलब कि हर एक मतलब कि क्षेत्र में अलग अलग बोली का यूज किया जाता है। अब जैसे बिहार में देख ले, आप अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं तो अलग बोले, ऐसे करेंगे तो मतलब 36 डिस्ट्रिक्ट तो 36 आप स्टेट बना दीजिएगा, तो फिर कैसे कंट होगा। मतलब कि समझ रहे हैं, हजार समझ रहे हैं, आपके देश में, कंट्री में आपको स्टेट है, वैसे तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन करने में या किसी तरह का शासन करने में या गवर्नेंस करने में। ये चीज आपको वहां पर ध्यान रखना। तो ये किसको पहले कब किया गया था, किसको स्टेट में आपको कन्वर्ट किया गया था, मतलब बनाया गया था, स्टेट का जो दर्जा दिया गया था। तो सबसे पहले बात करें, नागालैंड को 1963 में दिया गया था। नागालैंड को 1963 में, जो असम का पहले एक पार्ट था। सिक्किम को देखे तो 1975 में दिया गया था, सिक्किम को 1975 में दिया गया था। फिर पंजाब को देख रहे दोस्तों, तो पंजाब को 1966 में दिया गया था, स्टेट का दर्जा दिया गया था, जो कि बाद में आपको यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग जो पीपुल थे, जो हिंदी बोलते थे, उनको यहाँ पर हरियाणा में अलग, हरियाणा को अलग किया गया था पंजाब से। फिर अगर यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश को, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम दोस्तों बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को 1987 में किया गया था। तो सबसे पहले किसको किया था, अर्लीस्ट टू द लास्ट बोल रहा है, मतलब कि सबसे पहले किसको किया था और सबसे लास्ट में। सबसे पहले किसको किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1963। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, नागालैंड। तो तीसरा ऑप्शन ये आपको 3 है, तो 3 आप 3 में देख रहे हैं आ रहा है। फिर इसके बाद 3 कौन है, नागालैंड के बाद हमारा कौन है इसमें, 1 है। 3 के बाद हमारा 1 है, तो 3142 हो जाएगा आपको। तो ये चीज आपको 3142, हाँ ये सही ऑप्शन आपका। तो सी इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 34 नंबर में क्या गया, उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो। इसमें भी स्टेटमेंट अगर पूछा गया है, मतलब बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में देश में जो आलू का अग्रणी उत्पादक है, मतलब सबसे ज्यादा जो आलू देश में उगता है वो उत्तर प्रदेश में उगता है। तो ये ऑप्शन सही है कि आप जानते हैं इस चीज को, तभी आप बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता अगर बहुत सारे लोगों को सिर्फ धान के बारे में पता होता है कि मतलब सबसे ज्यादा राइस का जो कल्टीवेशन होता है, या बोल सकते हैं पैडी का कल्टीवेशन या वीट का कल्टीवेशन कहाँ होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा।
तो चलिए, तो उत्तर प्रदेश क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर जो साउथ एशियन रीजनल यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर अलीगढ़ बोला गया है, ये अलीगढ़ में आपको नहीं खोला गया। जो साउथ एशियन का जो रीजनल सेंटर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर अलीगढ़ में नहीं खोला गया, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर है आपको। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें से, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगला देखें तो ये खुला कहाँ है, अगर यहाँ नहीं खुला तो ये कहाँ खुला, तो ये जो आपको जो खुला है दोस्तों, ये याद रखना, ये आगरा में खुला है। ये कहाँ खुला है, ये आगरा में, जो ये सेंट्रल इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ये आगरा में खुला है। तो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर याद करते चलना है, सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कि समझना भी है, याद भी करना है। फिर अगर देखें तो बताया गया कि असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट का एरिया जो आपको सही मतलब बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा से बड़ा की तरफ आपको चलना है यहाँ पर। तो अगर हरियाणा की बात करें दोस्तों, हरियाणा पंजाब में आपको सभी जानना, सबसे पहले लोग हरियाणा पंजाब की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बाउंड्री देखें तो वो ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा का आपको कितना है दोस्तों, 44,212। अब ऐसे मतलब किलोमीटर स्क्वायर है ये पूरा, मतलब को याद रखना 44,212। फिर पंजाब के देख ले तो 50,000 आप याद रखें, तो नॉर्मल फिगर आप याद कर सकते हैं, 50,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ये 50,000 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये 55 है, हिमाचल प्रदेश 55 है। और हमारा जो उत्तराखंड है वो 53 है, उत्तराखंड हमारा 53 है, हिमाचल प्रदेश हमारा 55 है। तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का चौथा ऑप्शन आपको लास्ट में हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखें तो हरियाणा आपको क्या है, हरियाणा पंजाब उत्तराखंड, हरियाणा पंजाब कहाँ चल गया, ये 4 आपको जो उत्तराखंड नहीं, हिमाचल सब लास्ट में होगा, 2 होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा यहाँ पर, अगर देखें तो हरियाणा हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा, फिर आपको 4 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो देख रहे हैं किस तरह का सवाल आपसे पूछा गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना किस क्षेत्र का स्टेट, आप ये भी ध्यान रखना कि अगर दुनिया में देखें तो वर्ल्ड में कौन सा स्टेट हमारा 10वें नंबर पर इंडिया कंट्री का आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर देखें तो एरिया के व्यू पॉइंट से देखें तो सबसे पहले कौन सा आता है, आप सभी जानते हैं, रसिया आता है, चाइना आता है, यूएसए आता है, लास्ट में इंडिया, मतलब 10वें नंबर पर आता है। 36 में देखो ये असर्शन रीजन की बात किया था, असर्शन रीजन हमने बताया था यहाँ पर बिकॉज आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो बताया जा रहा है कि जनरली एलॉय जो बनाया जाता है, एलॉय आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों, मिक्सचर होता है मेटल का, दो मेटल को जो मिक्स करते हैं उसको हम मिश्रण जो करते हैं उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो ये किस धातु का बनाया जाता है, लीड का और टीन का। तो सभी जानते हैं फ्यूज वायर इस तरह का बनाया, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तुरंत ही मतलब जैसे आपको शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है, तो ये फ्यूज में यूज किया जाता है। फ्यूज में यूज किया जाता है इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये नहीं हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, आपका घर जल जाएगा और फ्यूज बच जाएगा। तो ये तो हमें नहीं चाहिए। हम फ्यूज से लगाते हैं कि हम घर में जो शॉर्ट सर्किट हो तो हमारे जो अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो फ्रिज हो गया, टीवी या किसी तरह का अप्लायंस, उसमें आग नहीं लगे या घर में कोई भी मतलब किसी तरह का क्षतिग्रस्त न हो, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, समझे, बिजली से रिलेटेड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना था, हायर मेल्टिंग ने लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये असर्शन आपको यहाँ पर रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो ये इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये 36 नंबर आपका सी होगा, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर 37 नंबर की बात किया जा रहा। तो 37 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर जो मैच करना है यहाँ पर, फिर ये मैच फॉलोइंग दे दिया, तमिलनाडु आपको कहाँ, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो हाईएस्ट पीक क्या है इसका, मतलब जो हमारा सबसे ऊंची जो चोटी है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम तमिलनाडु की बात करें या तमिलनाडु में डोडा बेटा आपको सबसे यहाँ पर ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक है। राजस्थान में देखे तो यह गुरु शिखर है, आपको नागालैंड में सारामाटी है, मध्य प्रदेश में आपका धूपगढ़ है। तो इससे आप मिला लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश डी का 1 देखे तो डी का 1 आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर अगर ये आपको 2 ऑप्शन हो गया। फिर अगर यहाँ पर नागालैंड देखो तो नागालैंड का चौथा है, सी का 4 हो गया, सी का 4, डी का 1, सी का 4, डी का 1, सी का 4। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। वो फिर यहाँ पे ये तो गलत अलग देख दे, 2 ऑप्शन तो सही कर देता, 4-1 4-1। फिर राजस्थान का आपको गुरु शिखर है, मतलब कि बी का आपको 3 है, तो बी का 3 देखे तो ये सही है, हाँ चलिए सही है। तो तमिलनाडु का डोडा बेटा, तो ये चीज आपको यहाँ पर सही करना है। तो 37 का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। चलिए तो ये हाइट आपको पता होना चाहिए कौन सा रेंज में है, तो ये भूगोल का क्वेश्चन है। फिर अगला देखो ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ाया भी था, जो हमने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, एक हमने लेक्चर लिया था स्पेशल, उसमें बहुत अच्छे से पूरा चित्रण करके पूरा पिक्चराइज करके आपको पढ़ाया था। और वो लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था ऑपरेशन के बारे में, पूछा था एक न एक ऑपरेशन आपसे पूछा, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे किसी तरह का ऐसा हो, उसमें एक ऑपरेशन आपसे पूछा जाएगा जो कि मिलिट्री ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो हुआ था दोस्तों, ये ह्यूमैनिटेरियन एड था। इसमें क्या ह्यूमैनिटेरियन मीन्स क्या होता है, मतलब किस तरह का मेडिकल आपको एड दिया गया है, जो मेडिकल एड हो गया, किस तरह का आपको खाना पीना यहाँ पर फूड
फूड वाटर दिया जा रहा है, किस तरह का वहाँ पर कोई तरह का दिक्कत हो जाता है या कोई तरह का बोल सकते हैं चक्रवात आ गया, साइक्लोन आ गया, कोई तरह का भूकंप आ गया, तो उसमें क्या होता है गवर्नमेंट द्वारा कुछ ह्यूमन एड दिया जाता है। तो ह्यूमन एड में अगर देखें तो किसको दिया गया था दोस्तों, वहां पर जो क्या था ये म्यांमार को दिया गया था, ओनली 2। तो ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर गए, तो ओनली 2 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए ये सिंपल सवाल था, इसमें कुछ समझने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर म्यूनिसपैलिटी की बात करें तो हमने म्यूनिसपैलिटी एक जगह और देखा था, तो म्यूनिसपैलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। इसमें बताया जा रहा है कि जो एलिजिबल एज है म्यूनिसपैलिटी का वो क्या होना चाहिए, 25 साल। तो नहीं, ये 25 साल दोस्तों लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उसका एज होता है, ये 21 साल होता है, ये ध्यान रखना, ये 21 साल होता है। फिर अगर देखें तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी फिल बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन द म्यूनिसपैलिटी डेट फॉर वुमेन। आप जानते हैं कि जो 33% का जो रिजर्वेशन होता है वो महिलाओं को दिया जाता है, किसमें, लोकल जो लेवल गवर्नमेंट होती है वहां पर वो महिलाओं को दिया जाता है। तो ये चीज आपका सही है, तो महिलाओं को वहां पर दिया जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार में 50% हम जो सीट रिजर्व किए हैं लोकल लेवल बॉडी में, चाहे वो म्यूनिसपैलिटी हो चाहे वो आपका क्या हो, पंचायती राज इलेक्शन हो। तो ये चीज आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, पहला ये गलत है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ये चीज भी पढ़ाया लेक्चर में, तो देख रहे हैं जितना क्वेश्चन आ रहा है जीएस का वो सारा लेक्चर से आ रहा है। ये मतलब कि ये नहीं मतलब समझिएगा कि मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ और ये क्वेश्चन कहीं से आ रहा है। तो म्यूनिसपैलिटी और लोकल लेवल जो सेल्फ गवर्नमेंट मैंने बहुत सारा फोकस किया, अलग से मैंने लेक्चर भी उसको लिया है और वहाँ पर मैंने सारा चीज आपको बताया है। तो ये अगर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें पहला ऑप्शन हमारा गलत है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 39 का आपको बी अगर आपको देखने को मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और आगे तरफ हम यहाँ पर बढ़े, आगे देखें यहाँ पर हम जो हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि गवर्नर, ये भी मैंने लिया था गवर्नर का, जब हमने एक लेक्चर लिया था। मैं लेक्चर यहाँ पर तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं आपको यहाँ प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैंने वो लेक्चर भी लिया था गवर्नर के बारे में, उसमें लिस्ट गवर्नर का ही पढ़ाया है और उसका कंट्रीब्यूशन ही पढ़ाया है, कुछ गवर्नर द्वारा क्या काम किया गया। तो वो 25-30 मिनट का लेक्चर देखिए, वहां से आपको 2 सवाल पूछा जा रहा है। तो जितना भी आपको जो हिस्ट्री का जो लेक्चर मैंने जीएस में फ्री में दिया हूँ उसमें से समझिए आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्या चाहिए आपको, वनडे का एग्जाम है और इसलिए से इतना सिंपल सिंपल सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग देखते नहीं है, उसको पढ़ते नहीं है, कैसे काम चलेगा। तो ये गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें, यहाँ पर वायसराय की बात करें, उसका जो कंट्रीब्यूशन देखे लॉर्ड डलहौजी का हमने बात किया था, जो वेबगत की जो संधि था जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, वो डलहौजी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, हमने बात किया था, जो मतलब पार्टीशन किया गया था किसको, जो मतलब पार्टीशन बंगाल का किया गया था 1905 में किया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण आपको 1857 का रिवोल्ट हुआ था। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते, इसने जो सती प्रथा था, सती प्रथा का इसने यहाँ पर बंद किया था, विलियम बेंटिक, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा वो चीज़ आपको प्रमोट किया गया था, उनके द्वारा वो चीज़ लाया गया था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, इसने क्या किया था, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात की थी इसने। तो ये आपको बंगाल का जो अस्थायी बंदोबस्त था जिसमें कि किसानों को यहाँ पर जो जमींदारी सिस्टम शुरू किया गया था। तो ये बहुत सारा सिंपल, बहुत जनरल वायसराय के बारे में हमने एक लेक्चर भी लिया था, उसमें मैंने सारे मतलब कम से कम 20-25 वायसराय के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना, उससे बहुत सारे रिलेटेड सवाल है, जैसे लॉर्ड डलहौजी के बहुत सारा चीज़ किया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया गया था, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो चाहे वो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के क्षेत्र में हो। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हमारा जो 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मिशन के बारे में बताया कौन सा मिशन को आपको काल क्रमानुसार में सजाना है। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, हमारा ये चीज़ है। और हमारा क्या है इसमें, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, वेवल प्लान हो गया। तो क्रिप्स मिशन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये क्रिप्स मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, सभी लोग जानते हैं इसको। क्रिप्स मिशन हमारा 1942 में आया था। शिमला कॉन्फ्रेंस हमारा जो वेवल प्लान था 1945 में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस भी हमारा जो हुआ था दोस्तों, ये भी आपको 1945 में हुआ था, लेकिन ये जुलाई में हुआ था। जो शिमला कॉन्फ्रेंस था ये जुलाई 1945 में हुआ था। ये हमारा जून 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था, क्रिप्स 1942 में। तो क्रिप्स मिशन की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा क्रिप्स मिशन आ जाएगा, 1 आपका सही हो जाएगा, फिर 1 के बाद 4 आपका सही होगा, फिर 4 के बाद आप देख ले तो उसके बाद 3 हो जाएगा, 1 4 3 2। तो ये आप सब ऑप्शन सही है, 41 का 1 नंबर। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर 42 नंबर की हम बात करें यहाँ पर, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करें, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये भी इंडियन पॉलिटी का आपको क्वेश्चन है। तो इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चन है इसमें देखें तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिपोर्ट है, वो लोकसभा को कंसल्ट यहाँ पर किया जाता है, रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है। तो वो चीज़ भी आपका क्या है यहाँ पर सही है। प्लस अगर देखें तो कमेटी में 15 मेंबर्स आपको राज्यसभा से होते हैं। तो ये जो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन का आपका सही है। जो इस मेंबर के जो मेंबर होते हैं उसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 15 लोकसभा से होते हैं, 7 आपको राज्यसभा से होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपको गलत है, पहला ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या था दोस्तों, अगर यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन का, जैसे एक सवाल देख लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो लाइटर गैस यहाँ पर कौन है बताया जा रहा है, आप सभी जानते हैं हीलियम सबसे लाइटर गैस होता है, तो ओनली इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये सिंपल सवाल है। अटल टनल की बात करें तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल की बात, ये थोड़ा सा विवादित सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल हमें चाइना में देखने को मिलेगा। चाइना हमसे सब चीज़ में आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पर लॉन्गेस्ट है, पहले हम लॉन्गेस्ट है लेकिन फिर वो हो गया। फिर अगर देखें पीर पंजाल रेंज में, तो ये सही है दूसरा ऑप्शन, तो इसमें आप दूसरा ऑप्शन के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। फिर अगर अगला देखें यहाँ पर, तो ओजोन लेयर के बात करें तो ओजोन लेयर सभी लोग जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर यहाँ पर लिंक देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि गैस निकलती है आपको फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से, उसके कारण होता है। तो ये दोनों ऑप्शन का यहाँ पर सही है। तो देख रहे हैं कितना सिंपल सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। फिर अगर 46 में गल्फ कोऑपरेशन देखें तो यहाँ पर ईरान इराक ये दोनों मेंबर यहाँ पर कंट्री नहीं है गल्फ कोऑपरेशन के, तो ये 2 और 3 जो होगा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर पब्लिक इंट्रीगेस्ट लिटिगेशन है, प्लस पब्लिक इंट्रीगेस्ट लिटिगेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, क्यों किया गया था, तो ये दोनों सही है, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ को लाता है। और ये जो लोग होते हैं जो वंचित रह जाते हैं, मतलब उनको सही से जजमेंट या किसी तरह से उनको न्याय नहीं मिल पाता, उसके लिए ये बनाया गया था। तो ये मतलब दोनों एक्सप्लेनेशन आपका इसमें सही है। तो ये 50 तक कंप्लीट करके इसको एंड करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग नए अगला सेशन में देखेंगे उसको। तो कालिदास के द्वारा यहाँ देखते थे श्रृंगार शतक नहीं किया था, ये बृहद रथ के द्वारा किया गया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, बृहद रथ के द्वारा हमने ये भी चीज पढ़ाया था आपको एंशियंट में, मेघदूत और रघुवंशम यहाँ पर किया गया। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्लस अगला देखें यहाँ पर 49 नंबर, तो बुलंद दरवाजा था, ये जानते हैं फतेहपुर में, सिकरी में, जो कि आपको आगरा रीजन से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये अकबर द्वारा बनवाया गया था, लेकिन अकबर द्वारा क्यों बनाया गया था, क्योंकि उसने गुजरात पर विक्ट्री प्राप्त की थी, विजय प्राप्त किया था, इसलिए बनाया गया था। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, लेकिन आर आपका गलत है। तो बहुत सिंपल सवाल देख रहे, मॉडर्न हिस्ट्री जितना ही पढ़ा है वहीं से आ रहा है। फिर अगर देखें तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में देखें तो प्रदीप हमारा, जो प्रदीप हमारा ये उड़ीसा में है दोस्तों। जो काकीनाडा देख सकते हैं, अल्पूजा देखे, ये आपको केरला में है। तो दो भी ऑप्शन अगर आप सही लगा लेते हैं, ए का 3, तो ये कौन हो जाएगा इसमें, ए का हमारा क्या है 3 है, और हमारा डी का क्या है 2 है। ए का 3 और डी का 2 आप देख सकते हैं, ए का 3 और डी का 2, तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन आप सही हो, दो भी ऑप्शन आप सही लाते हो, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ तक हम रहने देते हैं, अगले हम जो हमारा सेशन होगा उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 150 सवाल है और 150 सवाल को समझने में थोड़ा सा आपको 2-3 लेक्चर इसमें लगेगा, तभी जाकर आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा लेक्चर आप जरूर बताइएगा। स्काई अकेडमी 360 से आप लोग जुड़े, वहीं पर ये आपको पूरा वीडियो मिलेगा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। बाकी जो सारे लेक्चर हैं इससे रिलेटेड वो भी आपको उसी पर मिलेगा जो चैनल हमारा है। तो आज के लिए दोस्तों रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।